पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था एक्सरसाइज 10.2 के अंदर, और आज हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। एक्सरसाइज तो हमारा खत्म होगा ही, जिसमें 4 सवाल बच रहा है, 10, 11, 12, 13। 4 सवाल आज हम लोग करके इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। एक्सरसाइज के बाद हमारा पूरा का पूरा ये सर्कल चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो हमने खुद बताया है आप लोगों को। 4 बच रहा है तो वो भी हम लोग इस वाले क्लास में लेके आज कर लेंगे। इसको खत्म हो जाने के बाद आप लोगों का काम चालू होगा कि जिस भी बुक से आप सवालों को बनाते हैं वो बनाइए। कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजिए आप लोग, और आप लोग क्लास में आके पूछ लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर से हम आपको एक बार जरूर यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि आप किसी भी प्रकार के किताबों के सवालों को बनाइए, लेकिन सबसे पहले एक बार एनसीईआरटी के सवालों को जरूर बना लीजिएगा। हालांकि मेरे साथ आप एनसीईआरटी को एक बार बनाते चल रहे हैं, साथ में मेरे साथ आप बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बार अपने से आप ट्राई करेंगे कि एनसीईआरटी के सवालों को दोबारा बना लिया जाए अपने से। उसके बाद फिर आप आजाद हैं, पूरी तरीके से आप फ्री हैं, जिस प्रकार के किसी भी बुक के सवालों का बना सकते हैं। डाउट तो बिल्कुल आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा। लेकिन फिर से बोलेंगे कि एनसीईआरटी को सवालों को एक बार जरूर बनाइएगा मेरे बनाने के बाद। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन नंबर 10 की और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 तक हम लोग पिछले वाले क्लास में यानी कि कल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग बुक से लिख लेंगे। क्वेश्चन बुक से नहीं लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए बस। ठीक है, लेकिन बुक अपने सामने जरूर रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। चलिए, सवाल समझ में नहीं आया होगा अभी एक बार में, क्योंकि लंबा स्टेटमेंट था, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे है क्या। बोला गया कि आपके पास एक सर्कल है, सबसे पहले बनाना ही पड़ेगा। सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है और इसके बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लीजिए ये वाला। ओके, इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे 2 टेंजेंट बनाया जाता है। बना लीजिए, बन गया। मान लीजिए एक यहां है, एक यहां है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट कहलाएगा। ओके, इसका आप कुछ नाम रख सकते हैं, सपोज पी ए बी, कुछ भी आप रख सकते हैं इसका नाम। उसके बाद इसको आप यदि ज्वाइन करना चाहें, ज्वाइन वगैरह हम लोग बाद में कर लेंगे, चलो कर ही लो, क्या फर्क पड़ता है। इस तरीके से नहीं तो काम कर सकते हैं आप इसमें। चलो इसको थोड़ा सा ना और अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है। 1 मिनट चाहिए बस, बस 1 मिनट। इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। अब थोड़ा बहुत ठीक लग रहा होगा। ठीक है, बस आप ये समझिए कि ये वाला ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ओ और ये पी, बस ये समझिए कि आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, और टेंजेंट आपके पास ये पी ए और पी बी, 2 टेंजेंट है। अब इस सवाल में बोला यह गया है ना कि यहां पे जो एंगल बनेगा ये वाला, और यहां जो एंगल बनेगा ये वाला, इन दोनों का वैल्यू कितना होगा? नहीं, 180 होगा। सप्लीमेंट्री इसमें वर्ड इस्तेमाल किया गया है। हाँ, कहने का मतलब हुआ कि यहाँ जो एंगल बनेगा ये इसका सम और इसका सम, इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए। यही हमको प्रूफ करना है। सवाल समझ में आया? एक बार फिर से समझते हैं। सवाल बोला गया था कि आपके पास एक सर्कल है जिसमें सेंटर है ओ, और पी ए और पी बी आपका क्या है? 2 टेंजेंट है। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब कि 2 टेंजेंट के बीच में जो झुकाव है वहां पे, और सर्कल के सेंटर पे, इन दोनों के जगह पर जो एंगल बनेगा उन दोनों का सम होगा 180, यानी कि सप्लीमेंट्री होगा, मतलब दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। ये आपको इसमें प्रूफ करके बताना है। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे गिवन। गिवन आप इसमें लिख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, अ सर्कल with center O and
AP and BP are two tangents। कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और हमारे पास दो टेंजेंट है AP और BP। इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट है, तो अ सर्कल विद सेंटर O एंड AP एंड BP आर टू टेंजेंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन हो गया टू प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इस एंगल का आप नाम रख लो APB प्लस एंगल इसका नाम रख लो AOB इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आप इसके सीधे प्रूफ में, आगे बढ़े हम लोग। चलिए देखा जाए कितने लोग ये मानेंगे कि यदि मेरा ये BP एक टेंजेंट है और OB हमारा रेडियस है, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने एक थ्योरम भी डिस्कस कर लिया है। उसी प्रकार से यदि हमारा ये AP एक टेंजेंट है और AO हमारा रेडियस है, तो पक्का यहाँ पे एक 90 एंगल बनेगा। बिल्कुल बनेगा भाई। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखोगे सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं OA परपेंडिकुलर है AP पर, यानी कि जो ये OA है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AP के ऊपर। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल OAP इक्वल्स टू 90 डिग्री है कि नहीं। सिमिलरली OB परपेंडिकुलर है BP पर, मतलब ये OB किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BP के ऊपर। तो इसका भी एंगल OBP भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इतना हो गया। नाउ अब एक बार बताइए, क्या आपको यहां पर एक APBO एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। नाउ AOBP लिख लो, वो अच्छा रहेगा। AOBP इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमारे सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 के बराबर होना चाहिए। तो एंगल ये वाला, एंगल ये वाला, एंगल ये वाला और ये एंगल ये वाला, सभी का सम 360 के बराबर होगा। तो पहले इसका नाम रख लेते हैं हम लोग, इसका नाम चलो इसका नाम रख लेते हैं हम लोग। उन्होंने क्या रखा है, OAP। ठीक है, OAP प्लस एंगल इसका नाम आप रख लो AOB प्लस एंगल इसका नाम रख लो OBP प्लस एंगल इसका नाम रख लो APB इक्वल्स टू 360 डिग्री। बात समझ में आई है? इसमें आप रीजन लिखेंगे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्या कोई दिक्कत इसमें? मतलब ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन चारों एंगल का सम 360 होगा। रीजन हमने लिख दिया कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। आगे बढ़िए। अब देखो OAP कहाँ है, OAP इसका वैल्यू कितना है हमारे सामने, 90 है, तो 90 लिखेंगे। प्लस AOB नहीं पता हमको, नहीं पता है तो AOB लिख दीजिए सिंपल सा AOB प्लस एंगल OBP कितना है, ये भी 90 ही है, और ये वाला भी हमको नहीं पता, APB इक्वल टू 360 डिग्री। आगे बढ़ा जाए। चलिए इसमें आपको साफ दिख रहा है कि एंगल AOB प्लस एंगल APB प्लस 180 डिग्री हो जाएगा इक्वल्स टू 360 डिग्री। कहने का मतलब सिंपल सा है,
90 प्लस 90 करोगे तो 180 हो गया, सिंपल सी बात है। इसके बाद अब आप इधर आ सकते हैं, यहां पे हमारा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, माइनस कर देंगे सिंपल। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, इसको इधर लेकर आ जाओ, इसको उधर भेज दो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों प्लस में ही है। इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या यही आपको प्रूफ करना था? जल्दी देख लो। बिल्कुल, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इसीलिए हमने आपको कहा था कि एनसीईआरटी में सवाल कम है, लेकिन जो भी सवाल है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है, मजेदार सवाल है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को जल्दी से आप लोग एक बार देख लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत आया तो आप पूछ लीजिए। हालांकि यहाँ पे आप चाहें ना तो रीजन भी दे सकते हैं, यहाँ पे 90 क्यों हुआ वो आप रीजन दे सकते हैं। रीजन आप इसमें कौन सा देंगे हम बता देते हैं। हाँ, थ्योरम 1 वाला, थ्योरम 1 का आप नाम लिख सकते हो शॉर्ट में, मतलब हाँ नहीं, उसका कुछ खास ऐसा नहीं है शॉर्ट में, सिंपल सा मतलब यहाँ पे आप ये मतलब आप टीचर को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे 90 क्यों हुआ, तो 90 इसलिए हुआ क्योंकि हमने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था कि यदि किसी टेंजेंट के ऊपर सर्कल के सेंटर से क्या खींचा जाए, रेडियस खींचा जाए, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब चलो हम लिख ही दें क्या, शॉर्ट में करके लिख ही देते हैं। ठीक है, लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर of the radius drawn from the center of the circle to the tangent is perpendicular। बस कहने का सिंपल सा मतलब हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि सर्कल के सेंटर से यदि आप टेंजेंट के ऊपर रेडियस खींचते हैं तो वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। ये हम लोगों ने थ्योरम नंबर 1 में ही डिस्कस कर लिया है। तो यदि आप यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 या फिर आप इसमें ये वाला रीजन लिख देंगे तो भी सेम रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप थ्योरम नंबर 1 ना लिख के ये स्टेटमेंट लिख दीजिए, है ना। THEOREM थ्योरम 1 लिखने से बढ़िया है कि आप ये लिख दो, क्योंकि टीचर को थोड़ी पता वहां पे चलेगा बोर्ड में कि थ्योरम नंबर 1 कौन सा था, है कि नहीं। तो आप इसमें यही रीजन लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और यही सेम रीजन आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे दोबारा ये रीजन लिख लेंगे आप लोग, हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ा जाए, हटा दें। चलिए वेरी गुड, सॉल्यूशन नंबर 11 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 11 पहले समझते हैं, देखते हैं इसमें है क्या। पहले पढ़िए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, मतलब आपके पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर क्या एक सर्कल है, तो आपको बताना है कि जो पैरेललोग्राम था वो एक पैरेललोग्राम नहीं है बल्कि एक रोम्बस है। कहने का मतलब सवाल कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है, पहले देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बोला जा रहा है कि आपके पास क्या एक सर्कल है, पहले मतलब पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है, तो काम कर लो पहले सर्कल ही बना लो। ठीक है, अब एक पैरेललोग्राम बना लिया जाए। ओके,
चलो ऐसा ही बना लो, एग्जेट बना लो, क्या फर्क पड़ता है, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हालांकि ये पैरेललोग्राम के जैसा लग तो नहीं रहा है, लेकिन आप मान लीजिए कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। हाँ, पेंसिल से बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम ही है, हालांकि पैरेललोग्राम एग्जैक्ट ये दिख नहीं रहा है, लेकिन अब मान लीजिए पैरेललोग्राम है। हालांकि एग्जैक्ट पैरेललोग्राम देखा जाए तो कुछ ऐसा होता है, सही मायने में देखा जाए तो, हाँ या ना, थोड़ा तिरछा होता है, लेकिन ये वैसा है नहीं, क्योंकि सर्कल के वजह से वैसा बन नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन यदि आपसे बन जाता है तो और अच्छी बात है। कोई जरूरी नहीं है तिरछा हो, कोई जरूरी नहीं है, बस 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 इतना काफी है। तो आप ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर इसमें नंबर नहीं काटने वाले आपका, समझ में आ रही है बात। बस उनको ये समझ में आ जाए कि बच्चा जो कहना चाह रहा है वो कह पा रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार के डायग्राम को बना के यदि आप प्रूफ कर पा रहे हैं तो ये तो फिर सोने पे सुहागा है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ नेमिंग वगैरह कर लिया जाए, ए बी सी और ये डी। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो इसमें बोला क्या गया है, पहले ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, इसमें बोला गया है कि आपके पास ए बी सी डी नाम का एक पैरेललोग्राम है, जिसके अंदर एक सर्कल है। ओके, आपको बताना है कि ये ए बी सी डी अभी फिलहाल पैरेललोग्राम है, लेकिन प्रूफ ये करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम नहीं बल्कि एक रोम्बस है। यही आपको इसमें प्रूफ करना है और यही सवाल का ट्विस्ट है। चलिए करते हैं सवाल सॉल्व। सबसे पहले आप इसमें लिखोगे गिवन, क्योंकि प्रूफ दैट वाला सवाल है। गिवन, गिवन में आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि एबीसीडी है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, इतना आप लिख दीजिए। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम circumscribing a circle, circumscribing, circumscribing a circle with center O। कहने का मतलब एबीसीडी जो पैरेललोग्राम है उसके अंदर एक हमारा सर्कल है जिसका सेंटर है O, बना लो सेंटर O, क्या फर्क पड़ेगा। आगे बढ़े, चलिए तो प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ ये करना है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये एक रोम्बस है। ठीक है, अब आप आइए इसके मेन पार्ट यानी कि प्रूफ में। सबसे पहली बात हमको एक बार बताइए आप लोग, चूंकि एबीसीडी हमारा एक पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होगा, है ना। तो हम लोग यहां पे जानते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम को शॉर्ट में से लिख देंगे, काम चल जाएगा। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल तो होता ही है, इक्वल भी होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितना ए बी होगा, मतलब चलो पहले ए बी जो है वो सी डी के साथ पैरेलल भी है, पहला बात। दूसरा बात ए बी जो है वो सी डी के साथ बराबर भी है, मतलब ए बी और सी डी दोनों पैरेलल भी और दोनों इक्वल भी। उसी प्रकार से ए डी पैरेलल होगा किसके साथ, बी सी के साथ, और ए डी बराबर भी होगा बी सी के साथ, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल हो तो इक्वल भी तो होगा ना, कोई डाउट इसमें। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, कुछ नए बातों को अब हम आपको इसमें दिखाना चाहते हैं। ठीक है, हमने ऐसा सवाल आपको एक और बताया था, मेरे हिसाब से शायद 8वां या 9वां नंबर में था, 8वें नंबर में था। चलिए ठीक है, सबसे पहली बात आपको यह मानना पड़ेगा, चलिए पहले ए से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ए से शुरुआत किया जाए। देखो ये हमारा सर्कल है, अभी आप सब कुछ भूल जाओ, केवल आप ये सर्कल देखो और ये पॉइंट ए देखो। क्या इस पॉइंट ए से हम बोल सकते हैं कि दो टेंजेंट खींचा गया इसके ऊपर। चलो कुछ नाम आप रखना चाहते हैं तो रख लो, इसका नाम रख लो, चलो सपोज पी क्यू आर और ये एस। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि पॉइंट ए से
इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींचा गया, एक AP और एक AS, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब आप दोबारा क्या करो, सारे पॉइंट को भूल जाओ, केवल B को ध्यान में रखो। यहां पे भी हम बोल सकते हैं कि पॉइंट B से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींचा गया, एक ये BP और एक ये BQ, उसी प्रकार से C वाला और इसी प्रकार से D वाला, हाँ या ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे नाउ आगे हम बोल सकते हैं कि जितना हमारा AP होगा उतना ही हमारा AS होगा, मतलब जितना ये AP और उतना ही AS। क्यों होगा भाई दोनों बराबर? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा एक थ्योरम कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि बाहर वाले पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींचा जाए, दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। ये हम लोगों ने थ्योरम नंबर 2 में डिस्कस किया था। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से यदि AP AS के बराबर है तो उसी प्रकार से हमारा BP बराबर होगा BQ के, उसी प्रकार से CQ बराबर होगा CR के, उसी प्रकार से DR बराबर हो जाएगा DS के। और इन सभी के लिए आप रीजन मात्र एक लिखेंगे, टेंजेंट। चले लिख ही देते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। मतलब यदि आप एक सर्कल के ऊपर एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स खींचते हैं तो वो टेंजेंट आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा आप इधर आ जाएंगे, इसके बाद आगे नेक्स्ट, इसमें आप कोई भी दो साइड ले सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें। तो हम लोग ले लेते हैं एक AB, उसी हिसाब से चलते हैं जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 8 वाला बनाया था, ताकि आपको थोड़ा बहुत दोनों में सिमिलरिटी दिख जाए। अलग कर सकते हैं लेकिन हम चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 जैसा था उसी प्रकार से कुछ इसको लेकर जाएंगे, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा और आप एक ही तरीके से दो सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। 8 नंबर में जितना हम लोग सॉल्व किए थे उतना इसमें भी करना है, बस इसमें एक दो स्टेप थोड़ा सा और आगे है, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो AB प्लस, चलिए AB इसमें हम कर देते हैं, कोई भी दो साइड कर सकते हैं, सबसे आसान रहेगा हमारे लिए। चलिए AB और चलिए AB और CD ही कर देते हैं, AB प्लस CD। बताइए AB और CD हम दोनों को ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब आप किसको ऐड करोगे? जैसे हम यहाँ पे बोले AB के लिए आप क्या लिखोगे? AP प्लस BP, हाँ या ना? चलो ब्रैकेट अभी देना ठीक नहीं रहेगा, आगे बढ़ते हैं। मतलब हमने क्या किया, AP हम लिखना चाह रहे हैं, तो AP हमारा कब बनेगा पूरा? सॉरी AP नहीं, माय मिस्टेक, AB। ये AB हमको पूरा कब मिलेगा? जब हम AP और BP दोनों को ऐड कर देंगे। उसी प्रकार हमको CD कब मिलेगा? जब हम ये DR और CR को ऐड कर देंगे, है कि नहीं? तो DR प्लस CR। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए समझिए आप। अब बताइए कि ये AP किसके बराबर है? ये AP हमारा बराबर है AS के, तो AP की जगह पर AS लिख सकते हैं, प्लस BP की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? BQ, वेरी गुड, प्लस DR की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? DS, प्लस CR की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? CQ। हमने कहां से सारा वैल्यू उठाया, मतलब उठाया इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये और इसके जगह पर ये, कहां से उठाया हमने सारा वैल्यू? यहां से, क्योंकि हम लोग सभी को यहाँ पे बराबर ऑलरेडी कर चुके हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बस आपको अरेंज करने की जरूरत है, इसके अलावा इसमें कुछ आपको करना है नहीं, अरेंज करना है बस थोड़ा सा। देखो यदि हमको ये चीज और ये चीज एक तरफ चाहिए, एक जैसा चाहिए, तो हमको कुछ करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। जैसे आपको ये AD चाहिए तो AD के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? AS और DS। तो AS तो यहाँ पे है ही और DS यहाँ पे है, तो यहाँ पे लेके आ जाओ, दोनों एक जगह पर आ गया। आगे यदि हमको BC चाहिए तो किसको किसको साथ लाना पड़ेगा? BQ और CQ को।
तो बी क्यू यहाँ है, उठा के यहाँ लेकर आ जाओ, और सी क्यू तो यहाँ पे है ही। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के जगह पर, मतलब ए एस और डी एस के जगह पर हम ए डी लिख सकते हैं? बोलो जल्दी। बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब ए एस और डी एस को आप ऐड करोगे तभी आपको पूरा मिलेगा ना ए डी। उसी प्रकार से बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह पर हम क्या ये पूरा बी सी लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब यहां पे हमने एक तरीके से देखा जाए तो ए बी प्लस सी डी जो है वो ए डी प्लस बी सी के बराबर कर दिया। मतलब ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी के बराबर हमने यहां पे साबित कर दिया। चलिए अब आप हमको एक बात बताएंगे, ध्यान से बताइएगा, ठीक है? देखिए ध्यान से, ये ए बी हमारा है, ए बी के जगह पर ए बी रहने दो। क्या सी डी के जगह पर हम दोबारा ए बी लिख सकते हैं क्या? मतलब ए बी का हमने यहाँ पे ए बी रहने दिया और सी डी के जगह पर हमने ए बी दोबारा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल और इक्वल भी था। कहां से पता आपको? यहां से देख लो। तो ए बी के जगह पर सी डी हम लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, ए डी है, ए डी रहने दो। क्या हम बी सी के जगह पर दोबारा ए डी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए डी और बी सी दोनों आपस में पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी था, तो हम लोग लिख सकते हैं। यहां पे देख लो, ठीक है? आगे तो ये हमारा हुआ 2ab इक्वल्स टू 2ad। तो 2 और 2 दोनों तरफ कैंसिल, तो ab बराबर क्या आया? ad। इसको अब आप थोड़ा सा ना गौर से पहले देखिए कि ये ab और ये ad है कहां और ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले बात तो आप इसमें ये चीज देखो कि पहले ये हमारा ए बी, और चलो सब छोड़ो, हटाओ ये सब पैरेललोग्राम वगैरह झंझट हटाओ। हमने क्या किया यहां पे, ध्यान से देखना। पहले हमने ए डी ये वाला और ये ए बी, इन दोनों को हमने क्या कर दिया बताओ जल्दी? इक्वल प्रूफ कर दिया। क्या सिमिलरली हम लोग इन दोनों को नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसी प्रकार से क्या इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसको कर देंगे, तो घुमा फिरा के तो सारा इक्वल ही होगा एक तरीके से, हाँ या ना? बिल्कुल। तो यहां पे आप एक वर्ड लिखेंगे सिमिलरली, मतलब जिस तरीके से हमने ए बी और ए डी को बराबर किया, ये ए बी और ए डी को उसी तरीके से हम लोग ए डी को सी डी के साथ कर सकते हैं। मतलब ये ए डी को सी डी के साथ कर सकते हैं। सी डी को कहां गया? हाँ, ये सी डी को बी सी के साथ कर सकते हैं, और इस बी सी को हम लोग ए बी के साथ कर सकते हैं सिमिलरली उसी तरीके से। तो घुमा फिरा के देखा जाए तो हैंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी, और सी डी इक्वल्स टू ए डी या फिर डी ए। तो सारा साइड इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? इक्वल हो गया। और यही था हमारा हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। बात समझ में आई? बस हो गया, ये बात खत्म। किसका? हाँ बिल्कुल। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पे इस सवाल में रोम्बस प्रूफ करने के जगह पे स्क्वायर आ जाए तो सेम तरीके से करेंगे, एकदम बिल्कुल सेम, कोई बदलाव नहीं करेंगे इसमें आप। क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस दोनों का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है? सेम होता है। बेसिक प्रॉपर्टी मतलब मामूली सा प्रॉपर्टी, सारा साइड इक्वल होता है, स्क्वायर का भी रोम्बस का भी। तो यदि रोम्बस के जगह पर स्क्वायर आ जाए तो उसको भी आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है? चलिए इसको जल्दी से कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग सवाल नंबर 12 की ओर। जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 देखा जाए, इधर का मिटा इधर वाला। चल सॉल्यूशन नंबर 12। देखा जाए, क्या है क्वेश्चन पहले देखिए ध्यान से। अच्छा, ये क्वेश्चन डायग्राम वाला है, तो डायग्राम पहले बना लिया जाए, बना लेते हैं।
चलिए डायग्राम लगभग समझने के लिए ठीक ठाक है। यहां पर है डायग्राम का ए, ऊपर में ए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि कैमरा में थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो तो आप लोग समझ जाइएगा कि ऊपर में ए है, इधर बी है, इधर सी है, और यहाँ पे ये पॉइंट डी है, इसको यहां से ऐसे खींचा गया है, ठीक है। और ये वाला है टोटल आपका 8 सेंटीमीटर, और ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। पहले क्या बोला गया है? अ ट्रायंगल ए बी सी डी, सॉरी सी डी नहीं है, केवल ए बी सी है। ए ट्रायंगल है ए बी सी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी दिया हुआ है, रेडियस 4 है, इसका मतलब है कि ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D of length 8 cm and 6 cm respectively. फिगर देख लीजिए। Find these sides AB and AC. चलिए समझिए ध्यान से। अब सवाल को समझा जाए। अब ध्यान सबका इधर होना चाहिए। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। प्रूव दैट वाला नहीं है, सिंपल सा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसके अंदर एक सर्कल है जिसका रेडियस है कितना? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे सी से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, ओके, और बी से लेकर जो डी तक का दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है। आपको इसमें लेंथ निकालना है, ये ए बी का और ये ए सी का। बी सी का तो हमको पता है, 8 + 6 कितना? 14, ये हमको पता है, तो ये पता करना है और ये पता करना है हम लोगों को, मतलब ए बी और एसी हम लोगों को पता करना है। चलिए इसके सॉल्यूशन में आप सीधा आ सकते हैं। इसमें ना कुछ आपको कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। जैसे आप इसमें कुछ ज्वाइन करोगे, बिना ज्वाइन किए इसमें नहीं बन पाएगा। हाँ, देख लीजिए किसको किसको ज्वाइन करना है। इसमें आप ज्वाइन करोगे, सबसे पहले रेडियस है ना, तो रेडियस इधर भी खींचना पड़ेगा, इधर भी खींचना पड़ेगा। अब इसका कुछ नाम रख दो, सपोज ए बी सी डी तक हो चुका था, चलो यहां ओ रख लो, डी ई और ये एफ। तो पहले आप ज्वाइन करेंगे इसमें, ज्वाइन ओ एफ एंड, अभी नहीं, अभी तो बहुत करना है, ओ एफ ओ ई, मतलब ये ओ एफ और ओ ई को आपने ज्वाइन किया। उसके बाद आपको ज्वाइन करना है करना ही पड़ेगा, बिना ज्वाइन के कोई रास्ता है नहीं, इसको और इसको, यानी कि ओ सी, उसके बाद ओ बी, और एक लास्ट एंड ये वाला कौन सा? ओ ए। समझ में आया? मतलब इतना सारा चीज आपको इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाकर ये हमारा सवाल कहीं ना कहीं बनने लायक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मेरा सवाल आप लोगों से कुछ बेसिक सा सवाल है, जरा इसका जवाब आप लोग देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। क्या आप ये मानते हैं कि हमारा ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी से बीई और बीडी नाम का 2 टेंजेंट खींचा गया बिल्कुल सर्कल के ऊपर? तो यदि ये पूरा 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 ही सेंटीमीटर होगा, केवल यहां से ई से लेकर बी तक बस। ठीक है, उसी प्रकार से आप इधर आइए। क्या आप ये मानते हैं कि सी हमारा एक पॉइंट है जिससे CD नाम का और CF नाम का 2 टेंजेंट खींचा गया? तो यदि हमारा CD है 6, तो ये भी कितना होगा? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि सर्कल के बाहर जो पॉइंट होता है उससे यदि टेंजेंट खींचा जाए तो टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। आगे बढ़े, चलिए। लेकिन क्या आपको ये पता है ये AE और AF का लेंथ कितना होगा? नहीं पता। A से E और A से लेकर F तक का लेंथ कितना होगा ये पता है हम लोग को? नहीं पता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि पॉइंट ए हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है और उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट खींचा गया, मतलब AE और AF, तो जितना भी होगा दोनों इक्वल ही होगा। तो दोनों को आप क्या मान लो? x मान लो, मतलब ये x होगा तो ये भी x, सपोज ये 10 तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20, विदाउट इसमें। चलिए अब इसमें कुछ चीजें जो आपको दिख रहे हैं उसको आप मान लीजिए। जैसे इसमें मानना नहीं लिखना है, जैसे आपके पास जो है वो ए बी कितना निकला? ए बी का हम लोग बात करें तो x + 8, हाँ या ना बोलो? मतलब यदि हम लोग इस ट्रायंगल के ए बी साइड का बात करें तो x + 8,
क्योंकि यहां से लेकर यहां कितना है x और यहां से यहां कितना 8। ए बी बी सी का बात करें तो कितना है आपके पास, बताओ जल्दी। बी सी तो टोटल कितना है 14 हो जाएगा सेंटीमीटर। और ए सी का बात करें तो x प्लस 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ सकते हैं। आप इसको मान लो स्मॉल ए, इसको मान लो स्मॉल बी और इसको मान लो स्मॉल सी। इसमें हम लोग लगाने जा रहे हैं अपना एक फॉर्मूला जिसको हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, चलिए लगाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता था भाई, थोड़ा गौर से देखा जाए तो वो कहता था S इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। हाँ या ना, बिल्कुल। तो A का मतलब हुआ कितना x प्लस 8, प्लस बी का मतलब कितना हुआ 14, सी का मतलब कितना हुआ x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 8, चलो 14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 प्लस x प्लस x 2x बाई 2। ठीक है, आगे इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन ले लो, क्या बचा 14 प्लस x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल करो, आपके पास केवल आया 14 प्लस x। हैंस s इक्वल्स टू 14 प्लस x। क्या कोई दिक्कत, मतलब s का वैल्यू कितना आया 14 प्लस x आया। आगे बढ़ते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या था, कुछ याद है आप लोगों को हीरोन्स फॉर्मूला में, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसके ऊपर हम लोग करने वाले हैं वैल्यू पुट। तो चलिए बताइए, पहले तो आप s का वैल्यू पुट करोगे और ध्यान रहे सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो s का वैल्यू पहले आप क्या करोगे 14 प्लस x, क्योंकि हमने अभी तुरंत निकाला इसका वैल्यू। उसके बाद 14 प्लस x में माइनस करोगे a को, a का मतलब x प्लस 8, माइनस करने वाला आप किसको x प्लस 8 को। ध्यान रहे ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस x और माइनस 8। ये बात समझ में आई है। मतलब हमने पहले क्या किया, s का वैल्यू लिखा 14 प्लस x, उसके बाद फिर हमने a का वैल्यू क्या किया उसमें माइनस किया। साइन चेंज हमने इसलिए किया क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए, दो चीजें यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, फिर से 14 प्लस x माइनस करोगे b को, b का वैल्यू कितना था बताओ 14, समझ में आ रही है बात। उसके बाद 14 प्लस x में माइनस करोगे आप किसको बोलो जल्दी, c को, और c का वैल्यू कितना x प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 6। क्या कोई दिक्कत, इतना तक में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ आपको दिख रहा है तो पहले उसको कर लो सा काम। x हमारा माइनस में एक प्लस में कैंसिल, यहाँ पे 14 हमारा माइनस में और एक प्लस में दोनों कैंसिल, यहाँ पे एक x प्लस में एक माइनस में दोनों कैंसिल। अब इसका काम हम लोग उधर कर लेते हैं, मिटा दे उधर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पे आप लोग आएंगे और इसका हम लोग आपको निकालने वाले हैं एरिया। देखिए ध्यान से, ये तो हमारा 14 प्लस x बचेगा। क्या हमने इसमें कुछ कट वट किया है क्या, कुछ नहीं। अब बताइए इसमें क्या बचा आपका, सॉल्व कर लो जल्दी। 14 माइनस 8 बच रहा है, तो 14 में 8 घटा लो जल्दी, 6 इंटू में 6। इसमें क्या बचा केवल x, तो इंटू x, इंटू इसमें क्या बचा 8 बच गया। चलो वेरी गुड, आगे बढ़िए। 14 प्लस x इंटू 48x, समझ में आ रही है बात। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको ना थोड़ा ये उठपटांग लग रहा था, ऐसे लिख लो 48x इंटू 14 प्लस x। क्या कोई दिक्कत, सिंपल है ना। चलिए इसको आप सॉल्व करना चाहे तो 48 को कर लो, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 24, फिर 2 से करोगे 12, फिर 2 से करोगे 6, फिर 2 से करोगे 3, फिर 3 से करोगे 1। इसका पेयर बना, इसका भी पेयर बना, मतलब 4 हमारा बाहर निकलेगा, 2 2 जा 4, ब्रैकेट में रह गया हमारा 3x इंटू 14 प्लस x। यहां तक किसको समझ में आया जल्दी बताइए। हमने क्या किया, कुछ नहीं,
48 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसमें से हमारा 2 और 2 का पेयर बन रहा था, उसको हमने बाहर निकाल दिया। इसका पेयर नहीं बना, जैसे 3 का नहीं बना तो 3x को हमने बाहर रखा, और इसका भी तो अभी हमने कोई काम किया नहीं है, इसको हमने अंदर रख दिया। ठीक है, चलिए ये आपने एरिया निकाला है, कंफर्म एरिया नहीं है, अभी इसका काम और बचेगा। तो ये हमारा सब सेंटीमीटर में था, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने एक बार एरिया निकाला। अब इसमें हम लोगों को एरिया और निकालना है अगले तरीके से, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ध्यान से यदि आप देखोगे ना, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में आपको 3 छोटे छोटे ट्रायंगल दिखेंगे। एक आपको दिखेगा ये वाला BOC, एक दिखेगा BOA, ये बड़ा वाला BOA, और एक दिखेगा AOC, है ना। तो इसमें आपको करना पड़ेगा यही चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। मतलब हम इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने जा रहे हैं 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके। ठीक है, तो अब आप बताइए जरा हमको, फटाक से थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो BOC कहां दिख रहा है आपको, BOC ये वाला, तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है पूरा 14, हाइट कितना 4, क्योंकि रेडियस कितना दिया हुआ था 4 था, वेरी गुड। फिर प्लस 1/2 इंटू, अब इस वाले ट्रायंगल में आओ AOB में, AOB कहाँ है AOB, इसका बेस कितना हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस मतलब x प्लस 8, और इसका भी हाइट कितना होगा, इसका भी हाइट 4 ही होगा, क्योंकि इसका रेडियस कितना था 4 ही था। कहने का मतलब यदि ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर प्लस हमको करना है 1/2 इंटू बेस। अब आ जाओ AOC में, AOC इसका बेस कितना होगा x प्लस 6 होगा, हाँ या ना, 1/2 इंटू बेस इंटू इसका भी हाइट कितना है 4 ही है कि नहीं। चलिए अब आप इसमें कुछ कट कर रहे हैं, कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आया आपके पास, देखा जाए इसमें तो 14 इंटू 2 28, प्लस इसका देखो जल्दी, ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 8, जल्दी बोलो, सही बात है, इसका आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, जो दिख रहा है बस इसको सॉल्व किया जाए तो 28 प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 16, ये हो जाएगा 2x प्लस 12। सॉल्व किया जाए तो पहले कर लिया जाए तो एक मिनट 8 2 10 और 6, 16 की 6 हाथ में 1 2 2 4 1 5 1 6 66, एक मिनट सॉरी 2 3 4 1 5 होगा ना, 56 प्लस 2x 4x। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 4 आपको इसमें कॉमन दिख रहा है, उसको बाहर निकाल लिया जाए तो कितना बचा, हाँ बिल्कुल, फिर से करें, देखो 2 और 6 8, बोलो जल्दी, 8 और 8 16 का 6 कैरी 1 1 और 1 2 2 और 2 4 4 और 1 5, ये 2x है और ये 2x है, इसको हमने 4x कर लिया, समझ में आ रही है बात, 28। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है हमको 4, तो 4 हमने बाहर लिया, बचा 14 प्लस x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 14 या 14 प्लस x, कुछ भी लिखो, चलो ये रहने दो। ठीक है, ये हमारा दूसरा एरिया निकला सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप मान लो पहला वाला एरिया, इसको मान लो आप दूसरा वाला एरिया, और चूंकि दोनों का दोनों हमारा इसी ट्रायंगल का एरिया है तो दोनों आपस में एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। इसको करेंगे हम लोग जल्दी से, इसको लिखे फिर आगे बढ़ेंगे। एक मिनट जगह है हमारे पास, कर सकते हैं यहाँ पे, कर रहे हैं यहीं पे, नहीं तो चलो यहाँ पे करते हैं, रेड पेन से कर रहे हैं, रेड मार्कर से, तो आप पहचान लाइएगा। ठीक है,
नाउ दोनों का दोनों एरिया हमारा इक्वल हो जाएगा। तो पहला एरिया हमारे पास है 4 इंटू रूट अंडर 3x इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स। समझ में आ रही है बात? दोनों एरिया हमारे पास है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 4 से 4 हमको साफ दिख रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब एक काम करिए आप, 3x हमारे पास बचा 3x इंटू 14 प्लस एक्स, इधर बच गया 14 प्लस एक्स केवल। ओके, उसके बाद आगे बढ़ा जाए तो रूट उधर भेज दो, 3x इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बदलेगा। तो आप एक काम करो, इसमें 3x रहने दो, 14 प्लस एक्स का स्क्वायर है और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 14 प्लस एक्स किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। हाँ या ना, जल्दी बताओ। बिल्कुल, मतलब हमने 3x इधर रहने दिया, ये हमारा स्क्वायर था, हमने इसको इधर रहने दिया, ये मल्टीप्लाई में था, इधर हमारा डिवाइड में आ गया। एक बात बताइए, ये 14 प्लस एक्स का स्क्वायर है और ये केवल 14 प्लस एक्स है, तो इससे स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास, केवल 3x इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा, 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 14, मतलब x को इधर लेकर आ गए, तो 2x बराबर 14, x बराबर कितना आ जाएगा डायरेक्ट 7। x का वैल्यू कितना आया, 7 आया। चलो x का वैल्यू 7 आ गया। अब हमको निकालना था AB और AC। तो AB कितना है जल्दी बताओ, x प्लस 8, मतलब 7 प्लस 8 कितना 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से AC कितना था, x प्लस 6, यानी कि 7 प्लस 6 कितना 13 सेंटीमीटर। आ गया आंसर दोनों का। तो कैसे लिखेंगे एक बार समझ लीजिए। पहले डायग्राम बनाएंगे, बगल में यहां से शुरुआत करिए, आते चलिए, फिर यहां से ये पूरा ब्लू वाला लिखेंगे, ब्लू वाले के बाद फिर आप ये रेड वाला लिखेंगे। ठीक है, हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था। और ध्यान रहे, ये सवाल जब भी बोर्ड में आएगा या तो 4 नंबर या तो 5 नंबर में आएगा। थोड़ा बड़ा है बिल्कुल और मजेदार भी है। बड़ा है इस हिसाब से 4 या 5 नंबर में आना चाहिए, और इसको कई बार पूछा भी गया है, तो इस सवाल को थोड़ा सा स्पेशल तरीके से देखेंगे आप लोग। एक लास्ट सवाल बच रहा है, समय भी हमारे पास है, अभी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो जल्दी से कर लेते हैं, मिटा दें। सॉल्यूशन नंबर 13। देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले समझिए एक बार। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। चलिए क्या कहा गया है समझो। हमारे पास एक सर्कल है जो कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल भी बनाना पड़ेगा। बनाइए एक क्वाड्रिलेटरल। चलिए मान लीजिए कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और ये डी, ये यहाँ कट कर रहा है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको ज्वाइन भी करने पड़ेंगे, तो पहले एक बार हम लोग उसको कर लेते हैं। इसमें ना लिखने का बहुत कुछ लिखा जा सकता है, ज्यादा नहीं लिखेंगे, बस इसमें आप लिख सकते हो कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर ओ, बस इतना काफी रहेगा। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो मान लीजिए इसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। ये हो गया इसका गिवन हो गया, सॉरी ये यहां पे आप लिख देंगे ऊपर में गिवन है, ये इसका गिवन हो गया। टू प्रूव, यहां पे आइए, टू प्रूव क्या करना है समझिए, पहले सेंटर बाद में लिख लेंगे, पहले समझ लेते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जैसे चलो एक काम करो पहले इसमें, हाँ रख दो रख दो, चलिए इसमें देख लो क्या करना है। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें, जैसे इसमें आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, चलो रेड मार्कर से कर लिया जाए। इसको इससे ज्वाइन करना है, इसको इससे ज्वाइन करना है, इसको इससे, और इसको इससे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसमें प्रूफ ये करना है ना कि जो एंगल, ध्यान समझिएगा, जो एंगल यहां पे बनेगा और जो एंगल यहां पे बनेगा, मतलब अपोजिट होने चाहिए। ये दोनों कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सामने सामने वाला सप्लीमेंट्री, मतलब 180 होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल कितने होंगे, 180 होंगे। तो ये हमारा था ओ, मतलब तो एंगल AOB प्लस एंगल AOB, मतलब ये वाला एंगल, और COD इक्वल्स टू 180 होना चाहिए। उसी प्रकार से ये वाला यानी कि BOC, एंगल BOC प्लस एंगल AOD, ये भी कितने होंगे, 180 होंगे। ये आपको प्रूफ करना है। मतलब इसमें बोला गया था कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD नाम का, जिसके अंदर आपके पास एक सर्कल है। उस सर्कल पे जो अपोजिट साइड में एंगल बनेंगे सेंटर पे, लेकिन वो सप्लीमेंट्री होने चाहिए। इसका मतलब इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो हमने यहां पे लिख दिया। अब आप आइए इसके थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में। देखा जाए तो आपने कंस्ट्रक्शन में सब ज्वाइन किया है ना, तो आपको इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन AO BO CO DO, इतना ही नहीं, अभी और करना पड़ेगा आपको इसमें ज्वाइन, ठीक है। जैसे यहां पे, यहां पे, यहां पे और एक यहां पे, इतना सारा आपको इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो नाम रख लो इसका कुछ, सपोज P Q R और S। तो इसमें आप और लिखोगे ज्वाइन में PO QO RO एंड SO, इतना सारा आपको इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ज्वाइन करना है तो लिखना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। हाँ एकदम बनाना है तो ऐसे ही चलना पड़ेगा इसमें। चलिए अब इसके हम लोग प्रूफ में आ जाते हैं, बात करें। चलिए इसमें ना, क्या आप ये बात मानते हो कि यहां पे 90 का एंगल बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, टेंजेंट है तो 90 का एंगल बनना ही है। क्या आप मानोगे कि यहां पे भी 90 का एंगल बनेगा? बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको। तो अब हम आपको लेके जाना चाह रहे हैं दो राइट ट्रायंगल में, एक राइट ट्रायंगल ये वाला और एक राइट ट्रायंगल हमारा ये वाला, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल, चलो पहले इसका बात कर लेते हैं। AOP एंड राइट ट्रायंगल, ये वाला हो गया। अब ये वाला AOS, बताइए, ये तो 90 है, यहां भी 90 होगा। तो OPA, एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OSA। रीजन क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, 90 है, हाँ या ना। और AO और AO दोनों में क्या है, कॉमन तो है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो दोनों क्या है, हाइपोटेनस है। मतलब इस राइट ट्रायंगल में और इस राइट ट्रायंगल में देखा जाए तो ये कॉमन तो है, लेकिन एक तरीके से हाइपोटेनस भी है। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि जितना OS है उतना ही हमारा OP है, रेडियस है। तो जितना हमारा OP है उतना ही हमारा OS है।
क्योंकि दोनों क्या है, बोथ रेडियाई, RADII रेडियाई। तो हैंस राइट ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल AOS। रीजन बताओ किस क्राइटेरिया के तहत? RHS के तहत हमारा ये कॉन्ग्रुएंट। हाँ, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। बताते हैं एंगल 1 कहाँ है, बाई CPCT। तो मान लीजिए हमारा एंगल ये 1 है, ये 2 है। समझ में आ रही है बात? चलिए, सिमिलरली इसी तरीके से देखिए, आपने ये दोनों ट्रायंगल लिया, वो आपका एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हुआ बाई CPCT। इसी तरीके से क्या हम लोग ये दोनों राइट ट्रायंगल लेके नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सिमिलरली लिख लेंगे, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो। उसी तरीके से इन दोनों को करते हैं, तो 5 और 6 कर दो। उसी तरीके से इन दोनों को भी करते हैं, तो इसको 7 और 8 कर दो। तो सिमिलरली आप बोलेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। मतलब इसी तरीके से जिस प्रोसेस से हमने ये किया, उसी तरीके से इन सभी एंगल को भी बराबर किया जा सकता है सिमिलरली से। चलिए अब आगे बढ़िए। नाउ अब थोड़ा सा आप लोग यहां पे ध्यान से समझेंगे। क्या इन सारे एंगल को जोड़ दिया जाए तो क्या 360 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। रीजन बताओ जल्दी। सर्कल का फॉर्म कर रहा है, सिंपल सी बात है। इसमें लिख देना कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, मतलब एंगल 1 से लेकर 8 तक का सम जो वो 360 इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक कंप्लीट एंगल है, मतलब इन सभी का सम 360 के बराबर होगा। आगे बढ़िए। अब हम आप लोगों से कुछ जरूरी बातें पूछना चाह रहे हैं, जरा ध्यान से यहां पे जो लिखेंगे वो भी देखेंगे और डायग्राम को भी एक बार देखेंगे। एंगल 1 के जगह पर क्या हम एंगल 2 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 हमने तुरंत अभी क्या साबित किया था, सेम है। तो एंगल 2 और एंगल 2 के जगह पर एंगल 2 रहने ही दो, एंगल 3 के जगह पर 3 भी रहने दो। क्या एंगल 4 के जगह पर हम एंगल 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 क्या था, इक्वल था। प्लस एंगल 5 के जगह पर हम एंगल 6 लिख सकते हैं, और एंगल 6 का 6 रहने दो। एंगल 7 का 7 भी रहने दो, और एंगल 8 के जगह पर हम एंगल 7 लिख सकते हैं। बोलो जल्दी, क्योंकि सब कुछ हमने यहाँ पे बराबर ऊपर में प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखा जाए कायदे से तो एंगल 2 हमारे पास 2 बार है, तो 2 एंगल 2 हो गया, हाँ या ना। ये भी हमारा 2 एंगल 3 हो गया, ये भी हमारा 2 एंगल 6 हो गया, और ये भी हमारा 2 एंगल 7 हो गया, बराबर 360। 2 सभी में कॉमन है, बाहर निकालो, क्या बचा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 360। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री। अब आप एक बार बताएंगे हमको जल्दी से, क्या इस एंगल 2 और 3 के बदले हम लोग AOB लिख सकते हैं एंगल? बिल्कुल, एंगल AOB प्लस एंगल 6 और 7 के बदले COD लिख सकते हैं। बिल्कुल, COD बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। कोई दिक्कत? हाँ, ये वाला तो हमारा आ गया। क्या इसी तरीके से ये वाला नहीं होगा? जल्दी बताओ। बिल्कुल होगा। सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही दोनों तो हमको प्रूफ करना था, जल्दी बताओ। बिल्कुल, तो हो गया प्रूफ। लास्ट में लिख देंगे हैंड्स प्रूफ्ड। बस इसको जल्दी से लिखिए, समय भी हो चला है हमारा, जल्दी से इसको लिख लीजिए। क्या ये सवाल समझ में आया? एक बार इसको दोबारा बैठ के समझेंगे ऑनलाइन वाले बच्चे, खास करके आप लोग, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो बेझिझक कमेंट कर दिया कीजिए। चलिए
इसी तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। टोटल क्वेश्चन हमने खुद करवाया है क्योंकि एनसीईआरटी में इसमें सवाल कम था, जो कि कम तो था लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अब आपका काम चालू होता है आज से। जितने भी आप लोगों ने लिखे हैं वो तो आपने मेरे साथ लिखा है, लेकिन अब आपका काम ये है कि थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए। देखना है तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन कैसे बना है। दोबारा इस क्वेश्चन को सारा एक बार आप खुद से बनाइए, ट्राई करिए। जहां अटकेंगे कॉपी पलट के देख लेंगे, लेकिन ट्राई आप जरूर करिए। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप जिस भी बुक से सवालों को बनाते हैं बनाइए। कहीं पर अटकेंगे, फंसेंगे, कोई डाउट होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो क्या इस चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट समझा जाए? चलिए, तो मेरे तरफ से चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और फिर से एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।